गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। इससे पहले बेटा अपने दो चैप्टर पूरे हो गए थे, पहला और दूसरा। आज अपना होगा तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो है उसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं परागण। परागण यानी पोलिनेशन क्या है? परागण किसे कहेंगे? परागण क्या होता है कि पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर वृत्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर वृत्तिकाग्र पर पहुंचना, वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। और परागण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होता है पर परागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। दो प्रकार का है, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं स्वपरागण क्या है। देखिए बेटा, स्वपरागण क्या है? पराग कणों का, पराग कण जो है उनका पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना, ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जिसमें परागकण या तो उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वो क्रिया जो है वो स्वपरागण कहलाती है। और स्वपरागण जो है ये दो प्रकार का होता है, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं स्वक युग्मन। स्वक युग्मन, ऑटोगेमी। स्वक युग्मन क्या होता है कि जब पराग कण पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है। जब परागकण पराग कोश से मुक्त होकर उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो स्थिति स्वक युग्मन, ऑटोगेमी कहलाती है। ठीक है, यानी परागण की क्रिया एक ही पुष्प के मध्य होती है। ठीक है, दूसरा है इसमें सहजात, सहजात पुष्पी परागण। सहजात पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि परागकण जो है ये पराग कोश से मुक्त होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है। यानी सहजात पुष्पी परागण में जो परागण की क्रिया है वो एक पौधे के दो पुष्पों के मध्य होती है, जिसमें परागकण पराग कोश से मुक्त होकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वो क्या कहलाता है? सहजात पुष्पी परागण कहलाता है। यानी स्वक युग्मन और सहजात पुष्पी परागण का सम्मिलित रूप क्या है? स्वपरागण होता है। ठीक है, अब जिन पौधों में स्वपरागण पाया जाता है उन पौधों में स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। स्वपरागण के लिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जिन पौधों में स्वपरागण मिलता है उन पौधों में कुछ अनुकूलन मिलते हैं। वो अनुकूलन कौन से हैं? जिसमें हम पहला अनुकूलन लेते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी, द्विलिंगी क्या है कि जिन पौधों में स्वपरागण होगा वो पुष्प हमेशा क्या होगा? द्विलिंगी ही होगा, क्योंकि द्विलिंगी होने पर ही उसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा। तो पुष्प कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। दूसरा है इसमें समकाल, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता में क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है, समकाल, एक समय में परिपक्व होना। पुष्प का जो पुंकेसर है और उसका जायांग यानी पुमंग और जायांग जो है ये दोनों एक समय में ही परिपक्व होते हैं।
तो वो स्थिति क्या कहलाती है? समकाल पक्वता कहलाती है। तो उसका पुंकेसर और जो उसका जायांग जो है वो एक ही समय में परिपक्व होते हैं। ठीक है। तीसरी जो अनुकूलन है इसमें वो है अनूनमिलता का। अनूनमिलता, अनूनमिलता क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं है, वो हमेशा बंद ही रहते हैं। कुछ पौधों के पुष्प ऐसे हैं जो कभी भी खिलते नहीं है, वो पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, और ऐसे पुष्पों को अनूनमिल पुष्प कहा जाता है, और ये क्रिया अनूनमिलता कहलाती है। अनूनमिलता जो है इसका उदाहरण है एक तो वायोला, वायोला व कनकोआ। वायोला व कनकोआ जो है ये अनूनमिलता के उदाहरण है। तो ये तीन प्रकार के अनुकूलन हो गए स्वपरागण के, एक तो द्विलिंगी, समकाल पक्वता व अनूनमिलता। ठीक है बेटा, तो ये अपना स्वपरागण हो गया। इसके बाद स्वपरागण के बाद हम लेते हैं परपरागण कि परपरागण क्या है। परपरागण की क्रिया में क्या है कि परागकण जो है ये परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब परागकण परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो क्रिया परपरागण कहलाती है। यानी परपरागण की जो क्रिया है वो एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के मध्य होती है। ठीक है। परपरागण जो है इसमें भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, और इन्हीं अनुकूलनों के फलस्वरूप पादप में परपरागण की क्रिया होती है। वो अनुकूलन कौन से हैं? जिसमें पहला अनुकूलन लेते हैं एक लिंगी। वे पौधे जिनमें परपरागण पाया जाता है वो समानतया एक लिंगी होते हैं, यानी उनमें एक ही जनन अंग होता है और इसी कारण उनमें परपरागण पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है इसमें विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता, जैसे स्वपरागण में समकाल पक्वता थी, परपरागण में क्या है? विषम काल पक्वता। विषम काल पक्वता का मतलब उसका पुमंग और जायांग जो है वो अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। ठीक है। और विषम काल पक्वता जो है ये दो प्रकार की होती है। विषम काल पक्वता जिसमें पहली है पुपूर्वता। पुपूर्वता, पुपूर्वता में क्या होता है कि पुपूर्वता में उसका पुमंग जो है ये जायांग से पहले परिपक्व होता है। पुमंग जायांग से पहले परिपक्व होगा तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? पुपूर्वता कहलाती है। और पुपूर्वता पाई जाती है तो गुड़हल में पाई जाती है, और कपास, गुड़हल और कपास जो है इसमें पुपूर्वता पाई जाती है। ठीक है। दूसरी है इसमें स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में क्या होता है कि पुष्प का जो जायांग है वो पुमंग से पहले परिपक्व होता है। पुष्प का जायांग पुमंग से पहले परिपक्व होता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? पुपूर्वता पाई जाती है। और पुपूर्वता पाई जाती है तो चंपा और बरगद जो है, चंपा और बरगद के जो पौधे हैं उनमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो ये हो गया एक लिंगी और विषम काल पक्वता, दो अनुकूलन हुए। तीसरा अनुकूलन लेते हैं स्वबंधता। स्वबंधता क्या होता है? वास्तव में स्वबंधता एक आनुवांशिक अवरोध होता है। एक आनुवांशिक अवरोध होता है जिसमें उसी पुष्प का परागकण
उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है। और ये स्वबंधता जो है ये मिलती है, एक तो अंगूर में पाई जाती है और राखी की बेल और अंगूर जो है उसमें स्वबंधता पाई जाती है। तो ये तीसरा जो है अनुकूलन हो गया। उसके बाद चौथा अनुकूलन लेते हैं हार्कोगेमी। देखिए बेटा, हार्कोगेमी क्या है? हार्कोगेमी वास्तव में एक संरचनात्मक अवरोध है। स्वबंधता आनुवांशिक अवरोध था और हार्कोगेमी क्या होती है? एक संरचनात्मक अवरोध होती है। देखिए बेटा, हार्कोगेमी क्या है? ये डायग्राम देखिए, हार्कोगेमी किसे कहेंगे? देखिए, ये स्थिति है जिसमें ये तो पुष्प की वृत्तिकाग्र है जो बहुत अधिक बड़ी होती है और ये क्या है? उसका पुंकेसर। इस स्थिति को हार्कोगेमी कहा जाता है, जिसमें उसकी वृत्तिकाग्र बहुत बड़ी होती है, बहुत ऊंचाई पर होती है, और पुंकेसर जो है बहुत अधिक छोटे होते हैं, जिसके कारण उनमें स्वपरागण न होकर क्या होता है? परपरागण होता है। और ये पाया जाता है कलहरी जो पादप है उसमें पाया जाता है, जो कैरियोफिलेसी कुल का पादप है कलहरी, जिसकी वृत्तिकाग्र बहुत अधिक ऊंचाई पर होती है और पुंकेसर क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो वो स्थिति क्या है? हार्कोगेमी है। हार्कोगेमी के बाद नंबर 5वां जो अनुकूलन है वो है विषम वृत्तिकातु। देखिए बेटा, विषम वृत्तिकातु जो है ये मिलती है प्रीमूला जो पादप है उसमें विषम वृत्तिकातु पाई जाती है। और प्रीमूला जो है इसमें 2 प्रकार के पादप बनते हैं। 2 प्रकार के जो पादप है उसमें पुष्प 2 प्रकार के पुष्पों का निर्माण होता है। और वो पुष्प कैसे होते हैं? देखिए बेटा, एक पुष्प ऐसा है जिसकी वृत्तिकाग्र बहुत अधिक ऊंचाई पर और पुंकेसर बहुत अधिक छोटे होते हैं। दूसरे पुष्प में क्या बनता है कि पुंकेसर बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो वृत्तिकाग्र है ये बहुत छोटी होती है, जिसके कारण भी इनमें स्वपरागण नहीं होता है। प्रीमूला जिसमें ऐसा पादप है जिसमें 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं। एक ऐसा पुष्प जिसकी वृत्तिकाग्र बहुत ऊंचाई पर, पुंकेसर छोटे। दूसरा जिसमें पुंकेसर बहुत बड़े और वृत्तिकाग्र क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो ऐसे पौधों में भी हमेशा परपरागण ही होता है। तो ये 5 अनुकूलन है परपरागण के। पुष्प का एक लिंगी होना, उसमें विषम काल पक्वता पाया जाना, स्वबंधता, हार्कोगेमी और विषम वृत्तिकातु। तो ये हो गया परपरागण और उसके अनुकूलन। उसके बाद देखिए बेटा, परपरागण की जो क्रिया है ये एक ही जाति के 2 पौधों के बीच में होती है। अतः एक पौधे से दूसरे पौधे में परागकण के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। परागकण तो स्वयं तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम जो है उनकी आवश्यकता होती है। वो माध्यम वायु हो सकती है, जल हो सकता है, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं और जंतु हो सकते हैं। तो उसके आधार पर परपरागण जो है इनकी कुछ विधियां हैं। तो हम यहां पर परपरागण की विधियां पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं वायु परागण। कि वायु परागण क्या है? पहली बात तो इसकी परिभाषा की बात करें। वायु परागण, जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। अब वायु परागित पुष्प जो है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे वायु परागित पुष्प जो है उनके परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, अत्यधिक संख्या में बनते हैं और शुष्क होते हैं।
ठीक है, ये तो वायु परागण हो गया। दूसरा लेते हैं जल परागण। जल परागण क्या है कि जब परागकणों का स्थानांतरण वृत्तिकाग्र पर जल के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे, जल परागण कहेंगे। अब जल परागण दो प्रकार का है, जिसमें पहला है अधोजल परागण, अधोजल परागण, और दूसरा है इसमें अधिजल परागण, अधोजल और अधिजल परागण। अधोजल परागण में परागण की क्रिया जल के अंदर होती है, यानी अधोजल परागण किन में मिलेगा, वे पौधे जो पूर्णतया जल में डूबे रहते हैं, यानी जल निमग्न पादपों में पाया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे नाजास, नाजास और जोस्टेरा। नाजास और जोस्टेरा जो है इनमें अधोजल परागण होता है। दूसरा है अधिजल परागण। अधिजल परागण में जल परागण की जो क्रिया होती है वो जल की सतह पर होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण है वेलिस नेरिया। वेलिस नेरिया जो है उसमें परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है। तो दो विधियां हो गई, वायु परागण और जल परागण। ठीक है, तीसरी विधि लेते हैं कीट परागण। कीट परागण, जब परागकणों का स्थानांतरण वृत्तिकाग्र पर कीटों के द्वारा होता है तो उसे कीट परागण कहा जाता है। ठीक है, और कीट क्या होते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, बर है और बीटल होते हैं, अनेक कीट होते हैं जिनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। 82% कीट परागण जो है ये मधुमक्खियों के द्वारा होता है। 82% कीट परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी जो है उनके द्वारा होता है। ठीक है, अब कीट परागित पुष्प जो है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो कीट परागित पुष्प रंगीन होगा, चमकदार होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, गंध युक्त होता है और मकरंद युक्त होता है। साथ में कीट परागित युक्त गंध युक्त भी होते हैं और जिनसे कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये कीट परागण हो गया। नंबर 4 लेते हैं पक्षी परागण। पक्षी परागण, देखिए बेटा, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें अनेक पौधे ऐसे हैं जिनमें परागण की क्रिया जो है पक्षियों के द्वारा होती है, जैसे छोटी चिड़ियाएं जो है, शक्करखोरा जो है उनके द्वारा होती है। और पक्षी परागण का सबसे बड़ा उदाहरण है तंबाकू। तंबाकू जो है उसमें पक्षी जो है उनके द्वारा परागण की क्रिया होती है। इनके पुष्प बड़े, चमकदार और अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित करते हैं। ठीक है, नंबर 5 है चमगादड़। चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण क्या है, जब परागकणों का स्थानांतरण वृत्तिकाग्र पर चमगादड़ के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे, चमगादड़ परागण कहेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, चमगादड़ जो है ये एक रात्रिचर प्राणी है जो रात्रि को निकलता है। अतः चमगादड़ के द्वारा उन पौधों में परागण की क्रिया होती है जिनके पुष्प रात्रि को खिलते हैं, जैसे कंदब व कचनार। कंदब व कचनार जो है इसके जो पौधे हैं इनके पुष्प रात्रि को खिलते हैं, अतः इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। और ऐसे पौधे जो हैं ये मकरंद और गंध युक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ अलग से है, जैसे आपने पढ़ा होगा सर्पवृक्ष। सर्पवृक्ष और आर्किड जो है, सर्पवृक्ष व आर्किड जो है इसमें घोंगे के द्वारा जो है परागण की क्रिया होती है। उसके अलावा जो है सेमल
सेमल व गुलमोहर। गुलमोहर जो है उसमें परागण की जो क्रिया है ये गिलहरी के द्वारा होती है। सेमल गुलमोहर में गिलहरी के द्वारा, सर्पवृक्ष व आर्किड में घोंगे के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो ये अपना परागण हो गया, जिसमें स्वपरागण आया, परपरागण और दोनों के अनुकूल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।